तब घड़ी में रात के 8 बज रहे थे जब हम सारे दोस्त हमेशा की तरह ही पंडित कृष्ण कुमार जी के घर में कहानी सुनने आए हुए थे। कृष्ण कुमार जी हमारे गांव के इकलौते पंडित हैं। गांव में कोई भी शुभ काम पंडित जी के बगैर होता ही नहीं था। पंडित जी की कहानियां इतनी मजेदार होती थीं कि हम सारे दोस्त कई कई घंटे उनके घर में कहानियां सुनते रहते थे। उस रात भी पंडित जी ने कहानी बताना शुरू किया। सुनो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को अपने साथ घटी एक भूत की कहानी सुनाऊंगा। ध्यान से सुनना, और हाँ, याद है ना, बीच में किसी को भी कुछ बोलना नहीं है। इतना कहकर पंडित कृष्ण कुमार जी ने वो कहानी शुरू की जिसे मैं आज तक अपनी जिंदगी में भूल नहीं सका। बात आज से तकरीबन 25 साल पुरानी है। तब मैं यानी पंडित कृष्ण कुमार जी जवान हुआ करते थे। बदन में एक अलग ही ऊर्जा थी। उन दिनों शादियों का लगन चल रहा था। दिन में 2-3 शादियां तो मैं आराम से निपटा ही लेता था, और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा, क्योंकि शादियां सिर्फ हमारे ही गांव में नहीं बल्कि अगल बगल के गांवों में भी लगातार होती रहती थी। ऐसे ही एक दिन मुझे हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर एक जमींदार साहब की बेटी की शादी में जाना था। हालांकि वो गांव हमारे यहाँ से काफी दूर था, मगर उस गांव के जमींदार साहब से मेरी अच्छी जान पहचान थी और उनकी ये खास इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी मैं ही करवाऊं। तो मैं किस मुंह से मना करता, लिहाजा मुझे वहां जाना ही पड़ा। रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक सारे बाराती पहुंचे, जिसके बाद मेरा काम शुरू हुआ और आधा 1 घंटा में निपट भी गया। दक्षिणा देने के साथ ही साथ जमींदार साहब ने मुझसे बहुत गुजारिश की कि मैं खाना खाकर जाऊं, मगर पहले से ही इतनी रात हो चुकी थी और अगर मैं खाना खाने बैठता तो और भी रात हो जाती। हालांकि जमींदार साहब तो मुझे उनके यहाँ रुकने के लिए भी बोल रहे थे, मगर मैं नहीं माना। नई नई शादी हुई थी, बीवी घर पर अकेली थी। ऐसे में अगर मैं वहां रुक जाता तो अच्छा नहीं रहता। जमींदार साहब के बहुत जिद करने पर मैंने उन्हें खाना बांधने के लिए बोल दिया कि घर पर खा लूंगा, जिसके बाद जमींदार साहब ने फटाफट मेरा खाना बंधवा दिया और मैं खाना लेकर चल पड़ा अपने घर की ओर। रात काफी हो चुकी थी। गांव के उस कच्चे रास्ते पर जिस पर फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा था, उस पर कोई इंसान तो क्या, जानवर तलक भी नजर नहीं आ रहा था। अंदर ही अंदर मुझे काफी डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे पास दक्षिणा के काफी सारे पैसे थे। इसलिए मैं तेजी से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। चांद की रोशनी में पूरा रास्ता दिन की तरह चमक रहा था। हालांकि उतना साफ तो नहीं था, मगर रास्ते पर चल पाऊं इतना दिख रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे कदमों के साथ ही साथ मुझे किसी और के कदमों की आवाज आने लगी। मेरे आगे तो कोई नहीं था। इसका मतलब साफ था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि एक काली सी परछाई, जो कि किसी आदमी की थी, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। एक बार के लिए सर से लेकर पैर तक मेरा पूरा शरीर कांप गया, मगर फिर मैंने सोचा शायद यहीं का कोई आदमी होगा, मेरी तरह कहीं जा रहा होगा। इतना सोचकर मैं कुछ देर के लिए वहीं पर खड़ा हो गया कि पहले उस आदमी को जाने देता हूं। मगर जैसे ही मैं रुका कि वो आदमी यानी वो काली सी परछाई भी एकदम से वहीं पर रुक गई। मेरा डर और भी ज्यादा बढ़ गया।
मेरे रुकने पर वो आदमी रुका क्यों, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। खैर, मैंने वापस से आगे बढ़ना शुरू किया तो मेरी देखा देखी उस परछाई ने भी चलना शुरू कर दिया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि दाल में कुछ तो काला है, मगर मैं उस वक्त ये भी जानता था कि मेरा एक गलत कदम मुझे मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए मैं चुपचाप अपने रास्ते पर चलता रहा और सही मौके का इंतजार करने लगा ताकि मैं वहां से 9-2-11 हो सकूं। अभी भी उस आवाज को मैं पीछे से साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था। तभी आगे चलते चलते मैंने धीरे से कहा, देखो, तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं जमींदार साहब का खास आदमी हूं। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो सोच लो। मगर इस पर पीछे से कोई जवाब नहीं आया और ना ही चलने की आवाज आनी बंद हुई। मैं एक दफा फिर पीछे पलटा तो पाया कि मेरे पीछे एक नहीं बल्कि अब 2 लोग आ रहे हैं। वो दोनों बहुत ही अजीब तरह से चलते हुए मेरी ओर बढ़े आ रहे थे। अब मुझे सच में घबराहट होने लगी थी। मुझे अब कोई चारा नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से मैंने उसी वक्त वहां से दौड़ लगा दी। मैं दौड़ रहा था और बार बार पीछे पलटकर भी देख रहा था तो पाया कि अब धीरे धीरे पीछे काफी सारे लोग जमा हो जा रहे हैं। मगर मैं रुका नहीं, मैं तेजी से भागता रहा। अभी मैं बहुत ही तेजी से रास्ते पर दौड़ ही रहा था कि तभी अचानक मैं किसी आदमी से जोर से टकराया और धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। इससे पहले कि मैं खुद संभलते हुए उठता, उस आदमी ने मुझे तुरंत सहारा देकर उठाया और मुझे उठाकर कहीं ले जाने लगा, जिस पर मैंने कहा, कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? इस पर वो आदमी बोला, अगर उन लोगों से बचना है तो मेरे साथ चलो। उस वक्त मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करना चाहिए, जिस वजह से मैं उस आदमी की बात सुनकर उसके साथ साथ चलता रहा। वो आदमी मुझे रास्ते के किनारे जंगलों की तरफ ले जाने लगा। वो सारे लोग अब मेरे पीछे नहीं आ रहे थे। तभी मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, वो लोग कौन थे और मेरे पीछे क्यों आ रहे थे? इस पर उस आदमी ने कहा, आप खाना ले जा रहे हैं ना, इसलिए वो लोग आपका पीछा कर रहे थे। इस पर मैंने कहा, खाने के लिए पीछा कर रहे थे? पर वो लोग थे कौन? इस पर उस आदमी ने कहा, वो लोग इंसान नहीं थे, उन्हें इंसान समझने की गलती मत करिएगा। वो लोग प्रेत है, प्रेत। उनका यही काम है, लोगों का पीछा करना और मौका पाते ही उन्हें मौत के घाट उतार देना। ये सब सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई। डर के मारे मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मगर तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया कि आखिर इस आदमी को इतना सब कुछ कैसे मालूम है। इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और उस आदमी से पूछा, भाई साहब, पर आपको इतना सब कुछ कैसे मालूम है? इस पर उस आदमी ने बताना शुरू किया। बात आज से तकरीबन 2 साल पुरानी है। मैं इसी रास्ते से देर रात अपने काम से घर लौट रहा था। तब मैं भूत प्रेत इन सारी चीजों पर यकीन नहीं करता था। तभी अचानक वही सारे प्रेत मेरा पीछा करने लगे। पहले तो मुझे लगा शायद वो लोग इंसान हैं, पर जब तक पता चला कि वो लोग प्रेत हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं उन लोगों के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुका था और फिर उन लोगों ने मुझे जान से मार डाला। उस आदमी की पूरी बात सुनकर मैं यानी पंडित जी डर के मारे कांपने लगा। मैंने एक नजर उस आदमी के पैरों की तरफ देखा तो सही में उस आदमी के दोनों पैर उल्टे थे।
डर के मारे अभी मैं वहां से भागने जा ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, डरो मत, मैं उन प्रेतों की तरह नहीं हूं, और अगर अभी तुम वापस उस रास्ते पर गए तो मारे जाओगे, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम दोनों जंगल के रास्ते पर ही चलते रहे। कुछ देर आगे जाने के बाद उस आदमी ने मुझे पूरा रास्ता समझा दिया। फिर मैं वहां से सीधे अपने घर आ गया। घर पर मैंने ये बात सबको बताई, मगर किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। बाद में जब मैंने इस घटना का जिक्र गांव के बाकी लोगों से किया तो सबने कहा कि वो रास्ता प्रेत बाधित है और शाम हो जाने के बाद उस रास्ते पर जाना खतरे से खाली नहीं। उस दिन के बाद से मैं आज तक कभी भी उस रास्ते पर नहीं गया। चलो बच्चों, जाओ घर जाओ, अब काफी रात हो गई है। पंडित जी की कहानी सुनकर उस रात मैं भी काफी ज्यादा डर गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये बात थोड़ी पुरानी जरूर है, मगर आज भी जब कभी मैं इस घटना को याद करता हूं तो मेरी रूहें कांपने लगती है। दरअसल आज से कुछ साल पहले मैं बस ड्राइवर था, हालांकि अभी भी हूं, मगर तब मैं एक प्राइवेट कंपनी की बस चलाया करता था। काम यह था कि उस कंपनी में काम करने वाले सारे वर्कर्स को उनके घर से ले आना और काम खत्म होने के बाद घर छोड़ने जाना पड़ता था। मुझे अच्छे से याद है, काम पर वो मेरा पहला दिन था और साथ ही मेरे दोस्त नितिन का भी। वो भी मेरे ही साथ बस में क्लीनर के तौर पर काम पर जुड़ा था। हमारा सारा दिन अच्छे से ही बीता। हालांकि काम सारे दिन का नहीं था, मगर उतना आसान भी नहीं था, क्योंकि कंपनी का कोई स्टाफ 2 किलोमीटर की दूरी पर रहता था तो कोई 20 किलोमीटर की दूरी पर। खैर, रात के तकरीबन 8:30 बजे जब सबकी छुट्टी हो गई तो मैं सबको बस में लेकर उनके ठिकाने की तरफ निकल पड़ा। हालांकि वक्त काफी ज्यादा भी नहीं हुआ था, मगर बस एक आध लोग ही नजर आ रहे थे रास्ते पर। जैसा कि मैंने बताया, सबका ठिकाना एक नहीं था, तो सबको उनके पते पर उतारते उतारते कब रात के 10 बज गए पता ही नहीं चला। परेशानी की बात यह थी कि मुझे और नितिन को बस लेकर वापस उसी कंपनी में जाना था, क्योंकि बस रात में उसी कंपनी के यार्ड में रहती है। खैर, जाना तो पड़ेगा ही, जिस वजह से हम लोग ज्यादा वक्त ना लेते हुए वापस अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। रात काफी हो चुकी थी, जिसका पता घड़ी से कम और रास्ते की वीरानियत को देखकर ज्यादा लग रहा था। जहां थोड़ी देर पहले तक इस रास्ते पर एक आध लोग नजर आ रहे थे, वहीं अब रास्ते पर हमारी बस के अलावा ना तो कोई गाड़ी नजर आ रही थी और ना ही कोई इंसान। मुझे तो शक होने लगा था कि कहीं मैं धुन में बस चलाते हुए गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया। इतने में ही पास की सीट पर बैठे नितिन ने कहा, भाई ये वही रास्ता है ना? कहीं हम लोग रास्ता तो नहीं भटक गए? नितिन की बात सुनकर मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं, गलत रास्ता नहीं हो सकता, सीधा तो रास्ता है, गलत कैसे होगा? असल में ठंड इतनी ज्यादा है कि कौन बाहर निकलेगा। नितिन ने मेरी बात पर हामी भरी। अब हमारी बस एक ऐसे रास्ते पर आ चुकी थी जहां ना तो एक भी स्ट्रीट लाइट जल रही थी और ना ही कोहरे की वजह से कुछ भी साफ तौर पर नजर आ रहा था। बस इतना ही समझ आ रहा था कि अब उस रास्ते के अगल बगल सिर्फ जंगल है। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बस की हेडलाइट की रोशनी में हमें रास्ते के एक किनारे पर एक पेड़ के नीचे कोई औरत बैठी दिखी, जो कि शायद रो रही थी। मगर इस सुनसान रास्ते पर आखिर ये औरत ऐसे बैठकर रो क्यों रही है? मुझे लगा शायद इस औरत को कोई मदद चाहिए होगी,
ये सोचकर अभी मैं बस की रफ्तार को धीमी कर ही रहा था कि तभी नितिन ने कहा, भाई बस मत रोक। मैंने बहुत कहानियों में सुना है कि ऐसे रास्तों पर चुड़ैल भटकती है। नितिन की बात पर मैंने जवाब दिया, ये सब कहानियों में ही होता है। तू पागल है क्या? हो सकता है इस औरत को कोई मदद चाहिए हो। हालांकि नितिन मुझे बस रोकने के लिए बहुत मना कर रहा था, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी और बस को ठीक उस औरत के पास रोका। बस से नीचे उतरकर मैं उस औरत के करीब गया। हालांकि नितिन डरता बहुत था, मगर पीछे पीछे वो भी बस से नीचे उतरा। तभी मैंने उस औरत से कहा, क्या हुआ? आप इस सुनसान रास्ते पर ऐसे रो क्यों रही है? इस पर उस औरत ने कहा, वो लोग मेरे पति को मार डालेंगे, कृपया आप लोग उनको बचा लीजिए। इस पर मैंने कहा, कौन मार देगा? चलिए आप हमें वहां पर लेके चलिए, हम आपके पति को कुछ नहीं होने देंगे। मेरे इतना बोलते ही वो औरत झटपट उठ खड़ी हुई और हमें उसके पीछे चलने का इशारा किया। हम दोनों उस औरत के पीछे पीछे चलने लगे और नितिन भी हमारे साथ आ रहा था। उस औरत के पीछे पीछे कुछ देर चलने पर हम लोग एक पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ के पास पहुंचकर औरत अचानक से रुक गई। तभी मैंने उस औरत से कहा, कहाँ है आपके पति? कौन मार रहा है उनको? मेरे इतना कहते ही वो औरत एकदम से हवा में धुआं हो गई। ये देखकर मैं और नितिन, हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हमें कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर अभी अभी जो हमारे साथ हुआ, क्या वो सच में था या कोई सपना देख रहे हैं हम। अभी मैं बेसुध सा वहां पर खड़ा ही था कि तभी नितिन बोल पड़ा, यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहा है? भाग यहां से। नितिन की बात सुनकर मुझे होश आया, जिसके बाद हम दोनों वापस अपनी बस की तरफ भागने लगे। भागकर हम लोग सीधे बस में चढ़ गए। मैंने फटाफट बस में चाबी लगाई और हम लोग वापस से रोड पर आगे बढ़ने लगे। मैं बस चला तो रहा था, मगर स्टीयरिंग पर मेरे हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे। ऊपर से ये जंगली रास्ता जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने में ही नितिन बोला, देखा, मैंने कहा था ना बस मत रोक। इस पर मैंने कहा, अरे मुझे तो नहीं पता था यार कि वो औरत चुड़ैल निकलेगी। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी तेजी से चल रही हमारी बस रास्ते पर अचानक से बंद पड़ गई। बस को ऐसे अचानक से बंद होता देख मैं और नितिन, हम दोनों और भी ज्यादा घबरा गए। मैंने फटाफट 3-4 बार बस की चाबी घुमाई, मगर बस ने तो जैसे स्टार्ट ना होने की कसम खा रखी थी। तभी मैंने नितिन से कहा, नीचे उतरना पड़ेगा, बस चालू नहीं हो रही। जिस पर नितिन बोला, पर यहां बस से नीचे उतरना सही रहेगा? तो मैंने कहा, पर हम लोग ऐसे यहां कब तक रहेंगे? देखना भी तो पड़ेगा कि आखिर दिक्कत क्या है। ये सब बात करके अभी हम दोनों बस से नीचे उतरने जा ही रहे थे कि तभी मेरी नजर बस के सामने की तरफ गई। तो मैंने वहां जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब बस के सामने बहुत सारे लोग आ चुके थे। उन सभी लोगों का चेहरा इतना डरावना था कि वो किसी इंसान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। वो लोग धीरे धीरे चलते हुए बस के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। मैंने भागकर दरवाजा बंद करना चाहा, मगर मेरे पैर अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे थे, जैसे किसी ने मेरे पैरों को पीछे से पकड़ रखा हो। और शायद यही हाल नितिन का भी था। वो भयानक चेहरे वाले लोग लगातार बस के दरवाजे की ओर बढ़े आ रहे थे। हमें समझ आ गया था कि अब हमारा बचना नामुमकिन है, मगर तभी पता नहीं कहां से बस के दरवाजे पर वही औरत आकर खड़ी हो गई जो कुछ देर पहले हमें जंगल में ले जाकर गायब हो गई थी।
उस औरत के दरवाजे पर आते ही वो सारे भयानक चेहरे वाले लोग एकदम से गायब हो गए। उनके गायब होते ही उस औरत ने एक दफा मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और फिर दूसरी बार हवा में धुआं हो गई, जिसके बाद हम दोनों भी अपने आप को आजाद महसूस करने लगे। मैं दौड़कर बस की ड्राइविंग सीट पर गया और बस को चालू करने की कोशिश करने लगा। और अजीब बात तो ये थी कि बस एक बार में ही चालू हो गई। फिर हमने जो बस भगाना शुरू किया, सीधे कंपनी के ऑफिस में ही पहुंचे। कुछ दिनों तक हमने इस घटना का जिक्र लोगों से किया ही नहीं। बाद में जब हमने लोगों से इस बारे में बात की तो उन्होंने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। दरअसल वो औरत और उसका पति एक बार उस जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। तभी कुछ गुंडों ने दुश्मनी से उसके पति को एक पेड़ पर बांधकर मार डाला। वो औरत रोड पर आकर चीखती रही, मगर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिर में उस औरत ने भी दम तोड़ दिया। कहते हैं कि तभी से वो औरत उस रास्ते से गुजरने वालों से रात में मदद मांगती है। जो मदद के लिए तैयार हो जाता है उसे तो वो कुछ नहीं करती, लेकिन जो मदद नहीं करता उसके साथ बहुत बुरा होता है। मतलब वो औरत उन्हें मार डालती है। और वो लोग जिन्होंने हमारी बस रुकवाई थी वो वही लोग थे जो उस औरत के चंगुल में आकर मरे हैं। ये सब सुनकर मैंने अपने आप को खुशनसीब माना कि उस रात मैंने उस औरत की मदद की, वरना अगर मैं नितिन की बात मानता तो पता नहीं उस रात क्या हो जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।